नमस्कार, सुप्रभात। तो एक नए दिन में नए खबरों के सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। किसानों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल संवाद करेंगे, क्योंकि आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। तो करीब 9 करोड़ किसान वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे। 18,000 करोड़ रुपए की सम्मान निधि इनको दी जाएगी। तो दोपहर 12 बजे कार्यक्रम है। तो आंदोलन के बीच आज प्रधानमंत्री का इस संवाद है, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ये संबोधन होगा प्रधानमंत्री का पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर। तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि किसानों को समझाया जाए और जो कानून सरकार ने बनाया है किसानों को उसके पक्ष में राजी किया जाए। तो आज प्रधानमंत्री संबोधन कर रहे हैं और साथ ही सम्मान निधि का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी आज होगा। तो किसानों के साथ संवाद से पूरी कोशिश यही है कि गतिरोध खत्म हो, आंदोलन खत्म हो। नए कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है, जिसको खत्म करने के लिए आज पीएम मोदी किसानों संग अटल संवाद करेंगे। अटल जी की जयंती पर सुशासन दिवस के मौके पर पीएम मोदी 6 राज्यों के किसानों के साथ वर्चुअली संवाद करेंगे। साथ ही देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करेंगे। 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम पीएम मोदी किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। कि सुशासन दिवस के अवसर पे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपए उनके सीधे अकाउंट में देने वाले हैं। पीएम के कार्यक्रम को देखते हुए बीजेपी ने पूरे देश भर में मेगा शो प्लान किया है। देश भर में 19,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। अकेले यूपी में 3,000 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे। पंचायत स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित होंगे। देश भर के करीब 1 करोड़ किसान बीजेपी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो 5 करोड़ किसान पीएम मोदी को सुनेंगे। पीएम के कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार के अधिकांश मंत्री किसानों के बीच मौजूद रहेंगे। तो यूपी सरकार भी किसानों के द्वार जाएगी। वहीं पार्टी के पदाधिकारी भी किसानों के साथ मौजूद रहेंगे। माननीय केंद्रीय मंत्री और सभी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सभी ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ऑल द एमपी, ऑल द एमएलएस, दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड लिसन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हु इज गोइंग टू स्पीक एट 12 o'clock एंड एड्रेस। यानी साफ है कि आज का दिन किसान आंदोलन के लिए काफी अहम साबित होने जा रहा है, क्योंकि अब खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद अब ये घमासान खत्म होने की उम्मीद जगने लगी है। टीम न्यूज़ 18। तो किसानों के साथ अटल संवाद को लेकर सरकार अन्नदाताओं के द्वार पहुंच रही है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मोहनलालगंज में, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रायबरेली में, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्नाव में किसानों के बीच मौजूद रहेंगे। नए कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच गतिरोध जारी है। तो आज जो दिन है वो बीजेपी के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उनकी पार्टी के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है। तो ऐसे में सरकार माहौल को देखते हुए किसानों के साथ आज संबोधन करेगी और खुद प्रधानमंत्री किसानों से जुड़ेंगे और जो कानून है उसके पक्ष में उनकी राय बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जिम्मेदारी अपने सांसदों को, विधायकों को और मुख्यमंत्रियों को भी दी गई है। अगर उत्तर प्रदेश की आज हम बात करें तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के मोहनलालगंज में मौजूद रहेंगे। वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी अलग अलग जगह पर मौजूद रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में रहेंगे, तो दिनेश शर्मा रायबरेली में, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उन्नाव में किसानों के बीच रहकर प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे। तो सुशासन दिवस के रूप में आज के दिन को बीजेपी मना रही है।
और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए अलग अलग जगह पर लोग मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है 2 दिन के, तो वो अमेठी में किसानों के बीच रहकर संबोधन को सुनेंगी। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हापुड़ पहुंचेंगे और जनरल वीके सिंह अपने संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद में किसानों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री को सुनेंगे। तो गाजियाबाद पश्चिमी यूपी का हिस्सा, जहां किसान बॉर्डर पर आंदोलन भी कर रहे थे, तो फिलहाल अब ये आज की तस्वीरें जो आपको नजर आएंगी, जहां अलग अलग जगह पार्टी के बड़े नेता, बड़े चेहरे प्रधानमंत्री का संबोधन किसानों के बीच रहकर सुनेंगे। आगे बढ़ेंगे। शाहजहांपुर के आवास विकास कॉलोनी के लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग कर दूसरे लोगों को सीख दी है। मंत्री सुरेश खन्ना को यह पार्क इतना खूबसूरत लगा कि उन्होंने इस पार्क का नाम अटल पार्क रखवाया। बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर पूर्व संध्या पर यहां उनकी मूर्ति का अनावरण भी कर दिया। इस मौके पर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी तारीफ की और उनके आदर्शों को गिनाया। तो आज जब जयंती है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उनसे जुड़ी बातें भी निकल रही हैं। वाजपेयी जी का बलरामपुर से बहुत पुराना नाता रहा। बलरामपुर ही वो धरती है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार संसद भवन में भेजने का गौरव हासिल किया। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी बलरामपुर लोकसभा से चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे थे। बलरामपुर की गलियों में आज भी अटल बिहारी वाजपेयी की यादें, उनकी स्मृतियां बिखरी पड़ी हैं। खगई जोत का जिस खपरेल मकान को अटल ने अपना आशियाना बनाया था, वो आज भी सुरक्षित है। अटल जी के सहयोगी रहे उनके समय के लोगों ने उनके साथ जुड़े अपने अनुभव, अपनी यादें साझा की। हाथरस में बम डिस्प्यूज करने के लिए टीम यहां पर पहुंची थी। दरअसल दीपावली के अवसर पर थाना सासनी पुलिस ने इगलास रोड इलाके में छापेमारी की थी, जहां अवैध तरीके से आतिशबाजी का सामान मिला था। इसके बाद आला अधिकारी के निर्देश पर अलीगढ़ से आई टीम ने जेसीबी से जमीन में गड्ढा खोदा। सभी पटाखों को, विस्फोटकों को उसमें डालकर नष्ट किया गया। तो ये तस्वीरें देखिए जरा, ये वो पटाखे हैं, वो आतिशबाजी हैं जो दीपावली के दौरान पकड़ी गई थी, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा था। तो कुछ इस तरह जमीन के अंदर इनको दबाकर फिर डिफ्यूज किया गया, नष्ट किया गया। बुलंदशहर में पुलिस ने नाबालिग लड़की के साथ रेप करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि घर में किराए पर रह रहा था शख्स, जो रिश्तेदार भी था। जब पीड़िता के मां बाप मजदूरी करने के लिए घर से बाहर गए थे, तो उसने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। पीड़िता के परिजनों को जब इस बात की जानकारी मिली तो शिकायत दर्ज हुई। उसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो पीड़िता है उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फतेहपुर में एक ऐसी घटना सामने आई जिस पर यकीन करना मुश्किल है। यहां सगे मामा पर अपनी भांजी के अपहरण का आरोप लगा है। मुकदमा दर्ज होने का 2 महीना बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई सुराग बच्ची का नहीं है। तो पीड़ित मां फरियाद लेकर एसपी कार्यालय पहुंची। यहां एसपी की गैर मौजूदगी में सीओ को शिकायती पत्र दी और गुहार लगाई कि उनकी बेटी को ढूंढा जाए। तो आरोप है कि मामा ने बेटी को बहला फुसलाकर अगवा किया है। पुलिस के मुताबिक युवती की बरामदगी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। तो आरोप यहां पर सगे मामा पर लगा है कि उसने ही अपनी भांजी का अपहरण किया है, लेकिन परिजन परेशान है क्योंकि 2 महीने का लंबा अरसा गुजर गया है। इनकी बेटी का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में जो पीड़िता की मां है वो एसपी से गुहार लगाने पहुंची थी। हालांकि एसपी यहां नहीं मिले तो सीओ को अपना शिकायती पत्र सौंपा है। तो माफियाओं के खिलाफ यूपी सरकार का ऑपरेशन क्लीन जारी है। जो भी अवैध निर्माण है उन पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया जा रहा है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने माफिया अतीक अहमद के एक और गुर्गे की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया। आबिद प्रधान के बाद हिस्ट्री शीटर अकबर के अवैध निर्माण को प्राधिकरण ने जमींदोज कर दिया। धूमनगंज के लाल विहारा इलाके के लगभग 700 वर्ग गज में बने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की गई। इससे पहले ऑपरेशन माफिया के तहत पीडीए ने कार्रवाई की थी। बाहुबली अतीक अहमद के सबसे खूंखार गुर्गे और हार्डकोर क्रिमिनल आबिद प्रधान के अवैध मकान पर इसलिए बुलडोजर चलाना पड़ा क्योंकि उसने काली कमाई से बनाए गए इस आलिशान घर का नक्शा पास नहीं कराया था। साल 2005 में हुए बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड का आबिद मुख्य आरोपी है। आबिद अतीक अहमद के इशारे पर वारदातों को अंजाम देता था। प्रधान के खिलाफ हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जाने के करीब 40 मुकदमे दर्ज है।
कुख्यात अपराधी आबिद प्रधान है, अतीक गैंग का सक्रिय सदस्य है, हिस्ट्री शीटर है और राजू पाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक है। इसके द्वारा प्लॉट एरिया लगभग 700 वर्ग गज में 2 फ्लोर का अवैध निर्माण कराया गया था, जिसको भारी पुलिस बल और प्रशासन के सहयोग से प्रयाग विकास प्राधिकरण द्वारा डिमोलिश कराया जा रहा है। अब तक प्रशासन अतीक और उसके गुर्गों की 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर चुका है। बुलंदशहर में लगातार पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मुखबिर की सूचना पर स्वाट टीम और बुलंदशहर जिले के खुर्जा देहात पुलिस ने 950 क्विंटल गांजा बरामद किया है। अंतर्राज्यीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही, तो 9.5 क्विंटल गांजा यहां से बरामद किया गया है। 1 करोड़ की कीमत का है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी मौके का फायदा उठाकर भाग गया, उसको भी तलाशा जा रहा है। हमारे पास स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी, उसी के आधार पर चेकिंग के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया है, गांजे की बरामदगी की गई है। एक अभियुक्त जो उस ट्रक का सहचालक है वो गिरफ्तार हुआ है, 2 भागने में सफल रहे हैं, जिनकी तलाश हम कर रहे हैं। यह बिल्कुल राज्यीय स्तर का एक गिरोह है जो उड़ीसा से गांजा ला करके दिल्ली, नोएडा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में सप्लाई करता है। अलीगढ़ में इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाने वाले युवक कर्मवीर को लगातार धमकियां मिल रही हैं। धमकियों को लेकर कर्मवीर ने अपने परिवार के साथ अलीगढ़ के एसएसपी ऑफिस पहुंचकर मदद की गुहार लगाई है और आरोप है कर्मवीर का कि लगातार उस पर दबाव बनाया जा रहा है। मुस्लिम संगठनों द्वारा उसको धमकियां दी जा रही हैं। वहीं अलीगढ़ पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। नवंबर को मैंने अपने पूर्वजों में हिंदू रीति रिवाज से वापसी की है। उसके बाद ये जो मुस्लिम कट्टर लोग हैं, ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, जिनमें से कुछ लोगों को हम जानते हैं, कुछ अज्ञात में हैं। हम बहुत डरे हुए हैं, हम अपने घर नहीं गए, हम 5-6 दिन से अपने बच्चों के साथ हम इधर उधर ही भागते फिर रहे हैं। एप्लीकेशन दाम्पत्य आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन पर उचित जो धारा बनती है उसमें हमने FIR कायम करा दिया है और वो बता रहे हैं कि किसी से उनको धमकी उमकी दे रहा है, तो उसके संबंध में उनके घर पर हमने फोर्स डिप्लॉय कर दिया है उनकी सुरक्षा के लिए और पूरी उसकी उन पर नज़र रखी जा रही है, उनकी मदद की जा रही है और जो FIR लिखा है उस FIR में जो तथ्य आएगा उस हिसाब से इसमें कार्रवाई। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रयागराज मेला क्षेत्र का भ्रमण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा माघ मेले में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करने के सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। मंत्री ने कहा कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ने बड़ी तेजी के साथ काम कर रहे हैं और जैसा कि अभी आप लोगों के सामने दिखाई पड़ा है कि 31 तारीख तक लगभग सभी काम पूरे हो जाएंगे और माघ मेले की दृष्टि से जितनी औपचारिकताएं हैं वो सब पूर्ण हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरी तरीके से इस पर अपनी निगाह रखे हुए हैं और उन्हीं के निर्देश पर मैं आया हुआ हूं कि एक बार मेला स्थल को देखना चाहिए और प्रशासन के सब लोग मुस्तैदी के साथ काम करें। हमको लगता है कि बहुत दिव्य और भव्य मेला होगा। बरेली में दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम विवाह करने के बाद युवती ने अपने ससुराल जनों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है और खुद के परिजनों से अपनी जान को खतरा बताया है। लड़की का कहना है कि वो बालिग है और अपनी मर्जी से उसने शादी की है, इसलिए उसके पति और उसके पति के दोस्तों को परेशान न किया जाए। और अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे से शादी, जैसे काफ़ी मामले आते हैं जिसमें 2 अलग अलग समुदाय के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं, उसके बाद कई बार उनके परिवार वाले इसके खिलाफ होते हैं। तो इसमें जो सामान्यतः जो परिवार है उसके द्वारा मुकदमा लिखा जाता है और इसमें इसके बाद जो अगर लड़का या लड़की दोनों अगर बालिग हैं और उनकी अपनी स्वतंत्र उनकी मर्जी से अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो इसमें उसके बाद उसमें न्यायालय में बयान कराए जाते हैं और उसके बाद न्यायालय में बयान कराने के बाद जो भी वो वहाँ पे अपना बयान देते हैं उसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई उसमें। स्वागत है। ब्रेक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर महामना मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धांजलि दी है और अपने ट्वीट में लिखा है, देश के युवाओं को शिक्षित कर उनमें राष्ट्र गौरव और स्वावलंबन की अलख जगाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, देशभक्ति और आत्मत्याग की अद्वितीय प्रतिमूर्ति भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। उनके विचार हमें सदा ही प्रेरित करते रहेंगे। बात मौसम की तो पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फ गिर रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड के रूप में देखने को मिल रहा है। ऐसे में वो लोग जो
निराश्रित हैं, जिनके पास कोई आशियाना नहीं है या फिर जो मुसाफिर हैं, यात्री हैं, उनके लिए सरकार ने जगह जगह रैन बसेरे बना रखे हैं और सुविधाओं की पड़ताल भी बीच बीच में हो रही है। तो आजमगढ़ में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। सदर तहसील में उन्होंने रैन बसेरे का जायजा लिया, लोगों से वहां की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। कुशीनगर के हनुमानगंज गांव में मगरमच्छ पहुंच जाने से हड़कंप मच गया। मगरमच्छ को देखा तो ग्रामीणों के होश फाख्ता हो गए। लोगों ने लाठी डंडे से उसे भगाने की कोशिश की तो खेत में चला गया। इसके बाद वन विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की भी ऐसी हरकत कि उन्होंने खुद का पल्ला झाड़ते हुए ग्रामीणों पर ही सारी जिम्मेदारी दे दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने जैसे तैसे खुद ही मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छोड़ा। धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी में मिनी इंडिया की अनेक लघु भारत की तस्वीर भी दिखती है, जहां सर्वधर्म समभाव की झलक हम सबको भारत की एकता का संदेश देती है। एक तरफ घंटों और घड़ियालों की आवाज तो दूसरी ओर मस्जिदों से आती अजान, तो वहीं गिरजाघरों के कोरल भी यहां की तहजीब की मिसाल पेश करते हैं। बनारस का सेंट मैरी कैथेड्रल चर्च, जहां बाइबल के साथ ही गीता का संदेश भी दिया जाता है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते काशी के इस अनोखे चर्च में भारतीय वास्तुकला का नायाब नमूना देखने को मिलता है। इसका इतिहास सालों पुराना है। इस चर्च में पूरी तरह भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो हम लोगों ने भी जब ये गिरजाघर बनाया तो ये सोच के बनाया कि हम एक ऐसा चर्च बनाएं जो अपने में मंदिर भी लगे और चर्च भी लगे। आप देखेंगे तो इसका नीचे का पोर्शन जो है अष्टभुजा में है और वहाँ पर अंदर जाएंगे तो आपको संस्कृत के श्लोक भी मिलेंगे, आपको उर्दू के अल्फाज भी मिलेंगे। इस चर्च में ओम, कलश और आम के पत्तों के साथ ही ईसा मसीह का संदेश शामिल है। यही नहीं, इस चर्च में जहां बाइबल के संदेश लिखे हैं तो वहीं गीता के श्लोक भी बड़े बड़े पीतल की धातु से बने अक्षरों से उकेरे गए हैं। इस चर्च को जाने माने पंडित आर्किटेक्ट कृष्ण मेनन और अपनी रचनात्मक और भारतीयता के लिए जाने जाने वाले आर्टिस्ट ज्योति शाही ने डिजाइन किया था। तो इसमें आप देखेंगे हिंदू वास्तु का मंडला कॉन्सेप्ट्स, ये त्रिकोणा प्रारूप आप चारों तरफ देख रहे हैं। मंडला ऐसे आसन हैं जहां गुरु बैठ करके शिक्षा देता है। इस अनोखे चर्च की कई सारी खासियतें ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। 25 दिसंबर को खासा उत्सव रहता है, खासा उत्सव का माहौल रहता है और हर धर्म, हर संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और यीशु मसीह का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। बात बलिया की बेटी की नेहा सिंह की बात करते हैं, जिन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। नेहा सिंह ने खनिज रंगों से भगवत गीता पर आधारित मोक्ष का पेड़ नाम की पेंटिंग बनाई है। कुछ अलग करने का हौसला और मजबूत इरादे हो तो कोई भी सपना सपना नहीं रह जाता। बलिया की बेटी नेहा ने भी एक सपना देखा था कि उसके जिले का नाम विश्व स्तर पर जाना जाए, लेकिन ये सपना खुली आंखों से देखा गया था। शायद इसीलिए वो ख्वाब मुकम्मल हो सका। नेहा ने लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में घर बैठकर खनिज रंगों से एक पेंटिंग बना डाली। खनिज रंगों से भगवत गीता पर आधारित मोक्ष का पेड़ नाम की इस पेंटिंग का साइज 62.72 स्क्वायर मीटर यानी कि 675.36 स्क्वायर फीट है। बलिया का नाम पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, ये फर्स्ट टाइम है। और बीएचयू के 100 वर्षों के काल में पहली बार किसी ने अध्ययन के साथ साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो इसी रिपोर्ट के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद देखना ना भूलिए उत्तराखंड की खबर।